नमस्कार दोस्तों, यह है ज्ञानधारा चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी के अंतर्गत शेष बचे प्रश्नों के बारे में। तो ये जो प्रश्न पत्र हम लोग सॉल्व कर रहे थे, ये प्रश्न पत्र था 2014 का, और इसके अंतर्गत पहले वीडियो में हमने बात किया था 1 से लेके 35 नंबर प्रश्नों तक। अब हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे 36 नंबर प्रश्न से 70 नंबर प्रश्न तक। जो पहला प्रश्न पत्र पूछा गया है इसके अंतर्गत वो है कि निम्नलिखित में से कौन आचार परक भूगोल से संबंधित नहीं है, मतलब वेलफेयर ज्योग्राफी से संबंधित नहीं है। ऑप्शन दिए हुए हैं गिलबर्ट व्हाइट, W.K. किर्क, पीटर गोल्ड, यीफी तुआन। तो आपको बताते चले कि जो शुरुआत के ABC है ये आचार परक भूगोल से संबंधित थे, जबकि यीफी तुआन आचार परक भूगोल से ना संबंधित होके ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी या मानववादी भूगोल से संबंधित थे, और मानववादी भूगोल का जनक यीफी तुआन को कहा जाता है। इसके अलावा आपको बताते चलें कि जो आचार परक ज्योग्राफी है इसकी जो शुरुआत की थी वो किर्क महोदय द्वारा 1951 में की गई थी। अब आपको बताते चलें कि 1960 के दशक में भूगोल में परिणात्मक क्रांति के विरोध में आचार परक क्रांति का आगमन हुआ, और इसके विकास के जो प्राथमिक चरण था उसमें किर्क, राइट, हैगेस्टैंड, गिलबर्ट, व्हाइट, उल्पर्ट, ब्रुफील्ड, डाउन्स, बर्टन इत्यादि विद्वान आए थे। ठीक है, जो पहले मात्रात्मक क्रांति के समर्थक थे वो भी बाद में आचार परक क्रांति के अंतर्गत आए। अगला जो प्रश्न पूछा गया कि प्रत्यक्षवाद की मुख्य अवधारणा है। ऑप्शन दिए हुए हैं अनुभववाद, नियमों एवं सिद्धांतों का निर्माण, दोनों, AB, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो पॉजिटिविज्म आया था उसकी अवधारणा जो इस आधारित थी वो थी अनुभववाद पे और नियमों एवं सिद्धांतों के निर्माण पे। तो आपका जो C नंबर विकल्प है वो आपका सही है। अब आपको बताना है कि जो प्रत्यक्षवाद है, प्रत्यक्षवाद के जनक कौन थे, ये आपका क्वेश्चन है जिसको आपको कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना है। अगला प्रश्न जो पूछा गया वो हम लोग देख लेते हैं। तो उम्मीद है कि इसके पहले का जो वीडियो हमने बनाया था उस पर आपने काम किया होगा, उसको आपने अपने नोट्स बनाए होंगे और तैयार किया होगा। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। एक तरफ सूची 1 में मानचित्रण विधि दी हुई है, कार्टोग्राफिक टेक्निक्स दी हुई है, मेथड्स दिए हुए हैं, और दूसरी तरफ किस प्रकार के मानचित्र उन विधियों द्वारा बनते हैं वो दिए हुए हैं। तो सम्मान रेखा दिया हुआ है, सम्मान रेखा का मतलब आइसोलाइंस दी हुई है। अब आइसोलाइंस किससे जुड़ी हुई है वो आपको देखना है। इस तरफ खनिजों के वितरण से, तापमान के वितरण से, भूमि उपयोग से, जनसंख्या घनत्व से। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा तापमान के वितरण से, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। इसका मतलब क्या हो गया, आइसोथर्म, आइसोथर्म और आइसोलाइन। ठीक है, आप मैच कर लेंगे। इसी तरह से जो वर्णमात्री है या कोरोप्लेथ है उसका जो उससे जो बनता है वो क्या बनता है, जनसंख्या के घनत्व को, वितरण को दिखाया जाता है। ठीक है, अब उसके बाद अगला है कि रंगत रेखी या कोरोक्रोमेटिक, ये जो है आपका किससे जुड़ा हुआ है, वो आपका जुड़ा हुआ है भूमि उपयोग से, लैंड यूज से। अगला जो है आपका वर्ण प्रतीकी या कोरो स्कीमेटिक, ये जो है आपका है जिस प्रकार के मानचित्र बनाए जाते हैं वो है खनिजों के वितरण से संबंधित मानचित्र। तो आप आसानी से इनको लगा सकते हैं। आपका जो है A का आप लगा देंगे B, 2 का आप लगा देंगे, 2 का आप कौन सा लगाएंगे, 2 का D। तो B और D आपके ये 2 ऑप्शन मिल रहे हैं। फिर उसके बाद जो 3 नंबर है, 3 का आप लगा देंगे C, तो आपका 3 का C और 4 का A। तो आपका E नंबर जो विकल्प है वो आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मिश्रित पिरामिड है। ऑप्शन दिए हुए मानारेख, एक विमीय आरेख, द्विविमीय आरेख या त्रिविमीय आरेख। अब जो है ये जो मिश्रित पिरामिड होता है वो है आपका एक विमीय आरेख। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। आपके जो कथन दिए हुए हैं, पहला कथन है कि वारेनियस ने अपनी पुस्तक ज्योग्राफी यूनिवर्सल में उद्देश्यवादी विचारों को अग्रेसित किया। तो सबसे पहले ये याद रखना कि वारेनियस ने ज्योग्राफिया जर्नलिस्ट नामक किताब लिखी थी, ना कि ज्योग्राफी यूनिवर्सल। तो आपको यहाँ पे सोच लेना है कि आपका ये स्टेटमेंट यहीं से गलत हो गया। अगला है कि रेडजल ने राज्य की जैविक अवधारणा का प्रतिपादन किया था, तो ये आपका स्टेटमेंट सही है। और जो तीसरा स्टेटमेंट है वो है आपका कौन सा, वो है कि आपका कि अल मसूदी ने वाष्पीकरण एवं संघनन की प्रक्रियाओं का वर्णन किया था। तो अल मसूदी ने
जो है किया था, सही है कि नहीं सही है, तो वो भी आपका सही है। तो आपका जो स्टेटमेंट सही है वो आपको यहाँ पे देखना है कि 1 2 सही है या 1 3 सही है या 2 3 सही है या 1 2 3 सही है। तो आपके जो सही हैं वो हैं आपके 2 और 3, ना कि पहला, क्योंकि ज्योग्राफी यूनिवर्सल इन्होंने नहीं लिखा था। ज्योग्राफी यूनिवर्सल किसने लिखा था वो आपको कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना है। आपको बताते चले कि जो वारिनियस महोदय थे उन्होंने ज्योग्राफिया जनरलिस्ट लिखा था और उसमें भूगोल को 2 भागों में विभक्त किया था, एक क्रमबद्ध भूगोल और एक प्रादेशिक भूगोल में। अब जो है हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं कि क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि प्रकीर्ण बस्तियां मिलती हैं। ऑप्शन दिए हैं मध्यवर्ती ऑस्ट्रेलिया में, नील नदी घाटी में, उत्तरी पश्चिमी यूरोप में या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रकीर्ण बस्तियां जो आपकी मिलती हैं वो आपकी मध्यवर्ती ऑस्ट्रेलिया में मिलती हैं। अब मध्यवर्ती ऑस्ट्रेलिया का भाग कैसा है, किस प्रकार का भाग है वो आपको बताना है, पठारी है कि रेगिस्तानी है वो आपको बताना है, आपके दिमाग में आ गया होगा। और आपको बताते चले कि जो नील नदी घाटी का जो डेल्टा है और उत्तरी पश्चिमी यूरोप है वो वहां पर सघन बस्तियां मिलती हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण अधिवासियों का कार्य है। ऑप्शन दिए हुए हैं वानिकी एवं खनन, फॉरेस्ट्री एंड माइनिंग, दुग्ध व्यवसाय, डेयरी ऑक्यूपेशन, उसके बाद मछली पालन या फिशिंग या उपरोक्त सभी। तो आपके सभी आते हैं जो कि प्राइमरी एक्टिविटीज के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है कि जलोढ़ मैदानों में निम्नलिखित में से आदिवासियों का कौन सा प्रतिरूप मिलता है, मतलब किस प्रकार का सेटलमेंट पैटर्न मिलता है। ऑप्शन दिए हुए रेखीय प्रतिरूप, वृत्ताकार प्रतिरूप, आयताकार प्रतिरूप या नेबुला प्रतिरूप। तो जो है आपका रेक्टेंगुलर जो है पैटर्न मिलता है यहाँ पे जो जलोढ़ मैदान होते हैं। अगला जो प्रश्न पूछा गया कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ नगर दिए हुए हैं और वो नगर किस लिए प्रसिद्ध हैं, किस प्रकार का उनका फंक्शन है, फंक्शनैलिटी क्या है वो आपका दिया हुआ है, तो आपको उससे मिलाना है। तो आपको जो मालूम है कि आपका जो नई दिल्ली है वो क्या है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिटी के रूप में जानी जाती है, तो आपका ए का डी हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपका जो रोम है, रोम आपको मालूम है कि एक कल्चरल सिटी के रूप में जानी जाती है। इसके अलावा जो दुर्गापुर है ये आपका जो है औद्योगिक नगर के रूप में, और मसूरी जो है आपका जो है हिल स्टेशन या रिसोर्ट शहर या स्वास्थ्य शहर जाना जाता है। तो आप जब मिलाएंगे तो आपका जो बी नंबर है ऑप्शन वो सही हो जाएगा। अब इसके बाद अगला जो प्रश्न पूछा गया वो हम लोग देख लेते हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि एक प्रश्न हम लोग सॉल्व करते हैं तो उससे कई प्रश्नों के तैयार होने की संभावना बन जाती है, तो आगामी परीक्षाओं के लिए वो बेहतर रहेगा। अगला दिया हुआ कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ दिया हुआ सन नगर और उसका प्रतिपादक दिए हुए हैं पैट्रिक गेडी जो संबंधित है। दूसरा मेगालोपोलिस जेफरसन दिया हुआ है, कोटियाकार जेके जिफ दिया है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताते चले जो मेगालोपोलिस शब्द है ये जेफरसन की जगह पर किसने दिया था, ये दिया था आपका जीन गॉटमैन महोदय ने। ठीक है, और जो सन नगर है कोनर्वेशन है वो गेडीज ने दिया था, समझ रहे हैं। कोटियाकार नियम जो है वो भी जेके जिफ ने दिया था, लेकिन मार्क जेफरसन ने मेगालोपोलिस ना देकर के जो सेंट्रल प्लेस वर्ड है वो उन्होंने दिया था। इसके अलावा उन्होंने प्राथमिक शहर या प्राइमेट सिटी का कॉन्सेप्ट भी दिया था। अब आपको बताते चले कि जो अमेरिकन समाजशास्त्री थे जिनका नाम था लुइस मम्फोर्ड, उनके नाम पे इलाहाबाद में एक जो है मम्फोर्डगंज भी है, आपको मालूम होगा। ने नगरों के कार्यों और ऐतिहासिक तथ्यों के सूक्ष्म अध्ययन के उपरांत नगरों की 6 अवस्थाएं बताई थी। कौन कौन सी 6 अवस्थाएं बताई थी। इयोपोलिस मतलब कि नगर की जब शुरुआत होता है और शुरुआत से लेकर जब तक समाप्त हो जाता है तब तक की इस अवस्थाओं को बताया है। इयोपोलिस, पोलिस, मेट्रोपोलिस, मेगालोपोलिस, टायरेनोपोलिस और नेक्रोपोलिस। तो आपको इन सीक्वेंस को याद कर लेना है क्योंकि कभी कभी परीक्षाओं में इनका सीक्वेंस लगाने को पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय तरंगों में किसकी तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक लंबी है। ऑप्शन दिए हुए गामा किरणों की, एक्स किरणों की, रेडियो किरणों की और परावैंगनी किरणों की। तो जो दिए हुए हैं उनमें सबसे ज्यादा है रेडियो किरणों की। अब आपको बताते चले जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है उसमें जो आपको बताते चले जो सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य होती है और सबसे कम होती है। तो हम लोग शुरू करते हैं जहां पे सबसे कम होती है वेवलेंथ, वहां से लेके अधिक की ओर अगर सीक्वेंस देखा जाए तो सबसे ज्यादा आपकी जो तरंग दैर्घ्य होती है वो आपकी होती है गामा की, फिर उसके बाद एक्स रेज की, फिर उसके बाद अल्ट्रा वायलेट या फिर पराबैंगनी की, फिर उसके बाद विजिबल की, फिर उसके बाद इंफ्रारेड की, इंफ्रारेड के बाद आपका रेडियो वेव माइक्रोवेव की, फिर उसके बाद रेडियो वेव की, फिर टेलीविजन वेव्स। तो ये एक सीक्वेंस होता है। तो क्या सीक्वेंस हुआ, गामा, एक्स, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, टीवी वेव और आपका जो है ये
समझ रहे हैं, रेडियो और टीवी वेव। तो ये आपका एक सीक्वेंस है। अगला प्रश्न है कि कोटि आकार नियम के अनुसार यदि 5वीं कोटि के शहर की जनसंख्या आपकी 15 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, समझ रहे हैं, तो आपकी जो है 15 लाख है, तो उनमें से सबसे बड़े शहर की जनसंख्या क्या होगी? तो जब आप 5 गुना करेंगे इसको तो कौन सी हो जाएगी आपकी, ये आपकी जनसंख्या हो जाएगी, समझ रहे हैं। तो आपको ये देख लेना है कि 75 लाख हो जाएगी। अब जो है आपको बताते चले कि जो है कि जो कोटि आकार का नियम है, ये जो दिया था वो दिया था जेके जिफ ने 1949 में, और इसके लिए उन्होंने एक फार्मूला डेराइव किया था। वो फार्मूला क्या था तो आपको बताना है, ठीक है। और ये जो कोटि आकार नियम दिया था वो था एक कॉन्सेप्चुअल, मतलब कि एक मॉडल था जो किसी प्रदेश में नगरीय बस्तियों का उनके आकार के अनुसार वितरण के प्रतिरूप को बताता था, ठीक है। अब अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से जननांगी संक्रमण की कौन सी अवस्था अल्प विकास की अवस्था को दर्शाता है? ऑप्शन दिए हैं उच्च स्थिर अवस्था, मतलब हाई स्टेशनरी स्टेज। दूसरा है प्रारंभिक बढ़ती हुई अवस्था, समझ रहे हैं, अर्ली एक्सपेंडिंग स्टेज। दूसरा है देर से बढ़ती हुई अवस्था, मतलब कि लेट एक्सपेंडिंग स्टेज। और उसके बाद निम्न स्थिर अवस्था, लो स्टेशनरी स्टेज, ठीक है। तो इसमें जो अल्प विकास की अवस्था थी वो थी हाई स्टेशनरी स्टेज, मतलब कि उच्च स्थिर अवस्था। तो आपको बताते चले कि जो जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत है या डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियरी है, उसकी जो सबसे पहले प्रतिपादन किया था वो किया था 1929 में थॉमसन महोदय ने। जबकि उस समय जो है जो अवस्थाओं की संख्या थी, स्टेजेस थे, वो केवल 3 थे। और उसके बाद नोटेस्टीन महोदय ने इनको 4 किया, और 1945 में इन्होंने जो है सिद्धांत प्रतिपादित किया। उसके बाद क्लार्क महोदय ने 5 किया। तो ये सब एक पूरा प्रक्रिया है जिसको हम लोग जब लेक्चर सीरीज शुरू करेंगे तो आपको डिटेल में बताएंगे। तो आपसे जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि सबसे पहले जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत किसने दिया था, कब दिया था? तो किसने दिया था? थॉमसन ने। कब दिया था? 1929 में। उसके अलावा नोटेस्टीन ने कब दिया था? तो नोटेस्टीन ने 1945 में दिया था। तो इस तरह से आपसे पूछा जाता है तो आपको बता देना है। और आपको बताते चले कि जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी है ये विकसित देशों, स्पेशली यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया की जन्म दर, मृत्यु दर और उनकी प्राकृतिक वृद्धि दर की प्रवृत्तियों पर आधारित है। इसके अनुसार जनसंख्या विस्फोट का पूर्व अनुमान किया जा सकता है और जनसांख्यिकी में उच्च स्थिर अवस्था अल्प विकास को दर्शाती है, जैसा कि हमने आपको पहले बताया। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ऑप्शन दिया है गुरुत्व मॉडल, मतलब ग्रेविटेशनल मॉडल स्टीवर्ट का, तो ये आपका सही है। न्यूनतम प्रयास सिद्धांत, लीस्ट एफर्ट थ्योरी, ये आपका जेके जिफ का, ये भी सही है। अंतरालयी अवसर मॉडल स्टोफर, समझ रहे हैं। तो आपके जो भी इंटरवेनिंग अपॉर्चुनिटी मॉडल, समझ रहे हैं, तो ये जो तीनों दिए हुए मॉडल मेरे हिसाब से तीनों सही हैं। आपका कूट क्या दिया हुआ कि केवल 1-2 सही है, या 2-3 सही, या 1-3 सही, या 1-2-3, तो मेरे हिसाब से जो 3 था तो तीनों सही हैं। अब जो है अगला प्रश्न है कि जनसंख्या की उम्र बढ़ना परिणाम है किसका? घटती जन्म मृत्यु दर का, घटती जन्म दर का, दोनों का, या इनमें से कोई नहीं? तो दोनों का है कि घटती मृत्यु दर है और घटती जन्म दर, इसकी वजह से जो है जनसंख्या में उम्र बढ़ने लगती है। अगला प्रश्न है कि सुदूर संवेदन या दूर संवेदन के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? अब दूर संवेदन का मतलब है रिमोट सेंसिंग। ऑप्शन दिए हुए हैं कि भू स्थिर उपग्रह लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो ये आपका सही है कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स जो कि 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होते हैं। दूसरा दिया हुआ है सन साइक्लोनस उपग्रह का पथ उत्तर दक्षिण होता है, मतलब कि ये पोलर ऑर्बिटिंग होते हैं, तो ये भी आपकी बात सही है। तीसरा है एक्स किरणें प्रमुखता सुदूर संवेदन में प्रयुक्त होती है, तो एक्स किरणें नहीं यूज होती हैं, बल्कि इसकी जगह पे क्या यूज होती हैं? ज्यादातर विजुअल जो वेव्स होती हैं, इंफ्रारेड और माइक्रोवेव, ये ज्यादातर यूज होती हैं, जो कि रिमोट सेंसिंग में यूज होती हैं। तो ये आपका जो तीसरा स्टेटमेंट है वो रिमोट सेंसिंग के बारे में सही नहीं है। और जो अगला है कि इसरो ने सर्वप्रथम रूस से आर्यभट्ट अंतरिक्ष में अपना जो है कार्यक्रम प्रारंभ किया, तो आर्यभट्ट को प्रक्षेपित किया गया था। कब किया गया था? 1975 में। अगला आप जो प्रश्न है वो हम लोग देख लेते हैं कि कृषि का वह प्रकार जिसे बड़े आकार वाले खेतों में यांत्रिक विधियों से किया जा सकता है कहलाती है। ऑप्शन दिए हुए हैं मिश्रित खेती, विस्तृत खेती, उद्यान कृषि या गहन खेती, तो वो कहते हैं आपका विस्तृत खेती, एक्सटेंसिव फार्मिंग। अगला जो है प्रश्न है कि निम्नलिखित में से फसलों के किस समूह को उन क्षेत्रों में उगाया जा सकता है जहां तापमान 20 डिग्री से 27 डिग्री सेंटीग्रेड
एवं वार्षिक वर्षा एनुअल रेनफॉल 150 सेंटीमीटर से अधिक हो। ऑप्शन दिए हुए हैं, मतलब फसलों के समूह दिए हुए हैं, रबड़, चावल, जूट, जौ, जूट, चाय, चावल, गेहूं, मक्का, चाय, कॉफी, मक्का। तो जो आपका समूह है वो आपका सही सम्मिलित है, कौन सा? रबड़, चाय, जूट, ये आपका सही है। तो आइए देख लेते हैं उत्तर कौन सा दिया हुआ है। तो उत्तर भी आपका जो है यही है, ठीक है। तो अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो हम लोग देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थानांतरित कृषि का एक प्रकार नहीं है, मतलब शिफ्टिंग कल्टीवेशन का टाइप नहीं है। ऑप्शन दिए हुए चन्ना, फेजेंडा, मिल्पा या उपरोक्त में से सभी। तो जो फेजेंडा है वो एक शिफ्टिंग कल्टीवेशन नहीं है, जबकि चन्ना जो है, चन्ना जो कि आपको मालूम है कि श्रीलंका में जो है जो स्थानीय खेती की जाती है उसे कहते हैं। मिल्पा जो है आपकी जो कही जाती है, कहाँ कही जाती है आपको सोचना है, आप बताइएगा कहाँ की जाती है। अब हम आपको बताते हैं कि जो फेजेंडा है ये ब्राजील में जो कहवा के बागान होते हैं उनको कहा जाता है। अब आपको बताना है कि ब्राजील में एक बंदरगाह है जिसको काफी बंदरगाह कहा जाता है, वो कौन सा है? काफी परीक्षाओं में पूछा गया है, वो आपको मुझे बताना है। और आपको बताते चले कि विश्व में जो स्थानांतरित कृषि है उनके प्रकारों को वहां के स्थानीय भाषा में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे वियतनाम और लाओस में रे कहा जाता है, मालागासी या मेडागास्कर जिसे कहते हैं हावी कहा जाता है, मसोले जो है कांगो में कहा जाता है, समझ रहे हैं, लोगन पश्चिमी अफ्रीका में कहा जाता है, कैनिंग फिलीपींस में, और चेन्ना श्रीलंका में, हुमा जावा और इंडोनेशिया में कहा जाता है। तो मैंने आपसे पूछा कि मिल्पा कहाँ कहा जाता है, वो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना है। अगला प्रश्न है कि कूट दिए हुए हैं, मतलब कथन और कारण दिए हुए हैं, सही उत्तर का चयन करना है। कथन है कि संरक्षण का अर्थ प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा एवं अनुपयोग है, ये आपका सही है स्टेटमेंट। अगला है संरक्षण संसाधनों की मनुष्य के लिए सर्वाधिक संभव लंबी समय अवधि के लिए निरंतर आपूर्ति को सुनिश्चित करता है। तो ये जो है आपके दोनों कथन सही, मतलब कि इसमें क्या है कि पहला तो कथन आपका जो है क्या है कि संसाधन संरक्षण प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा एवं अनुपयोग है, तो वो बात सही है आपकी। फिर उसके बाद ये भी आपका सही है, तो मतलब दोनों स्टेटमेंट सही हैं। और जो पहला स्टेटमेंट है, पहले स्टेटमेंट की व्याख्या नीचे वाला कर रहा है, तो आपके दोनों सही हो जाएंगे और दोनों सही रहेंगे, ठीक है, तो वो आपका सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है कि कूट का प्रयोग करना है। एक तरफ सूची 1 दी हुई, दूसरी तरफ सूची 2 दी हुई है, तो एक तरफ लेखक दिए हैं, दूसरी तरफ सिद्धांत दिए हुए हैं। अब आपको बताते चले कि जो मैं प्रश्न पत्र ओपन करके रखा हूँ उसमें बहुत जगह पे गलत दिया हुआ है, तो उसको आपको इग्नोर करना है। जो आपको बताया जा रहा है वो सही है, ठीक है, क्योंकि जो कंपाइलेशन किया गया है वो कहीं से अलग से लिया गया है जो कि गलत है। तो आपको बताते चले कि जो एक तरफ लेखक दिए हैं जैसे बेवर, तो बेवर जो है आपको मिलाना है कि बेवर किससे संबंधित थे। तो बेवर का जो संबंधित थे वो थे आपके न्यूनतम परिवहन लागत से, मतलब ए का सी हो जाएगा। स्मिथ जो थे अधिकतम लाभ से, 2 का बी हो जाएगा। 3 था होटलिंग, होटलिंग के बाजार प्रतिस्पर्धा सिद्धांत था। और जो हुअर था, हुअर का जो है न्यूनतम उत्पादन लागत का सिद्धांत था। तो ए का आपका सी हो गया, बी का बी, 2 का बी हो गया, मतलब सी बी, और उसके बाद सी बी सी बी डी ए आपको याद रखना है। तो इस तरफ चले आइएगा, सी बी डी ए मतलब कि आपका ए नंबर ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। अगला जो प्रश्न दिया गया है कि अग्रणी पेट्रोलियम उत्पादक देशों का सही अवरोही क्रम क्या है। ऑप्शन दिए हुए हैं सऊदी अरब, रूस, ईरान, यूएसए। सऊदी अरब, यूएसए, ईरान, रूस, यूएसए, सऊदी अरब, रूस, ईरान, सऊदी अरब, यूएसए, रूस, ईरान। तो जो अवरोही क्रम है मतलब घटते हुए क्रम है। अब यहाँ पे पूछा गया प्रोडक्शन की बात की गई है, ना कि भंडारण की बात की गई। तो यहाँ पे स्टोरेज को न ध्यान रखते हुए केवल प्रोडक्शन के ध्यान देना, तो वो है आपका यूएसए, सऊदी अरब, रूस और ईरान। अगला जो प्रश्न पूछा गया कि विश्व में अग्रणी चांदी उत्पादक देश है। ऑप्शन दिए हुए हैं दक्षिण अफ्रीका, मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, भारत। तो आपका जो मैक्सिको है, आपको मालूम है कि वहां पे एक खान है जिसका नाम है चिहुआ हुआ, वो बहुत फेमस खान है पूरे विश्व में, जो कि मैक्सिको में स्थित है, सबसे ज्यादा जो है उत्पादन करती है चांदी का। और जो दूसरी खान है जिसका नाम है हिया लगो या पचुका खान, तो ये आपका जो है सही हो गया। अगला जो है प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित परिवहन के प्रकारों में किसकी जो है टर्मिनल लागत न्यूनतम है। ऑप्शन दिए हुए हैं जल परिवहन, रेल परिवहन, और उसके बाद वायु परिवहन, सड़क परिवहन। तो आपका जो जल परिवहन है वो आपका एग्जैक्टली सही आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से ओपेक सदस्यों का कौन सा समूह सही है। ऑप्शन दिए हुए इराक, ईरान, कुवैत, यूएसए, लीबिया। यूएसए, यूएई, अल्जीरिया, लीबिया, इराक।
कतर, इंडोनेशिया, रूस, ऑस्ट्रेलिया, ईरान, इराक, कतर, मिस्र। तो ये जो है आपका दिया हुआ है ओपेक, मतलब कि आपका जो है 1960 में जो तेल निर्यात कंपनीज थे या तेल निर्यातक या उत्पादक जो देश थे उनका एक संगठन था जो कि 1960 में स्थापित किया गया था। तो उसके अंतर्गत ज्यादातर जो मिडिल ईस्ट के जो लोग थे वो आपके जुड़े हुए थे। मिडिल ईस्ट का मतलब कि आपका पश्चिमी एशिया के लोग जो है इससे जुड़े हुए थे और इसके अंतर्गत उस समय कुल 13 सदस्य थे। ठीक है, कौन कौन से थे उसमें? अल्जीरिया, इक्वाडोर, गैबन, इंडोनेशिया, इराक, ईरान, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और वेनेजुएला थे। और आपको बताते चले कि जो ओपेक है, ओपेक के जो मुख्यालय है वो आपका स्थित है ऑस्ट्रिया में, वियना में। ठीक है, अब जो है अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसमें मैकेंडर ने हृदय स्थल सिद्धांत का प्रतिपादन किया? ऑप्शन दिए हुए हैं कि कौन सी उनकी किताब थी। ब्रिटेन एंड द ब्रिटिश सीज, द ज्योग्राफिकल पाइवट ऑफ हिस्ट्री, नेशन एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, डेमोग्राफिक एंड डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड रियलिटीज। तो जो हृदय स्थल सिद्धांत दिया था वो दिया था द ज्योग्राफिकल पाइवट ऑफ हिस्ट्री में। ठीक है, उसमें दिया था। अब आपको बताते चलें कि ये जो रिसर्च पेपर है वो उन्होंने प्रस्तुत किया था रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी के जो है बैनर के तले उन्होंने किया था 1904 में और उसमें ही इन्होंने हर्टलैंड जो है सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है, तो आपको बताते चले कि ये तो आपका हो गया। और अगला जो प्रश्न है वो पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक कल्याण का सूचक नहीं है? ऑप्शन दिए हुए महिला साक्षरता, अपराध, घरेलू परिसंपत्तियां और शिशु मृत्यु दर। तो जो आपका जो सोशल वेलफेयर का इंडिकेटर नहीं है वो है आपका जो है क्राइम। ठीक है, जबकि महिला साक्षरता मतलब वुमेन लिटरेसी, घरेलू परिसंपत्तियां मतलब डोमेस्टिक जो एसेट्स हैं और जो शिशु मृत्यु दर है मतलब जो आपका क्रूड डेथ रेट है, चाइल्ड क्रूड डेथ है, वो आपकी काउंट की जाती है सामाजिक कल्याण के सूचक के रूप में। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है? ऑप्शन दिए हुए हैं स्पेनिश, अरबी, टोपिनाड और मंदारिन। तो जो मंदारिन है वो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाती है। अब आपको बताते चले कि पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो यूएन के अनुसार कुल बोले जाने वाली भाषाओं की संख्या 6809 है। समझ रहे, लगभग में 7000 के आसपास है और इनमें से 90% जो भाषाओं का बोलने वाली जो संख्या है वो 1 लाख से कम है और लगभग 150 से 200 भाषाएं ऐसी हैं जिनमें 10 लाख से अधिक ज्यादा लोग बोलने वाले हैं। और दुनिया में सबसे अधिक बोलने वाली जो भाषाएं हैं उनमें पहले नंबर पर मंदारिन है, दूसरे पे स्पेनिश है, तीसरे पे अंग्रेजी है, चौथे पे हिंदी है और पांचवें पे रूसी है। तो इसको आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने प्रजातियों के वर्गीकरण में त्वचा के रंग को एक मानक माना है? ऑप्शन दिए हुए हैं कुवियर महोदय द्वारा, हैडन द्वारा या टोपिनाड द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कुवियर महोदय ने त्वचा के रंग के आधार पर प्रजातियों का वर्गीकरण किया था। ठीक है, अब आपको बताना है कि जो हैडन महोदय हैं उन्होंने किसके आधार पे किया था, आप सोचिएगा। तो कुवियर ने जो त्वचा के रंग के आधार पे मानव जातियों का, पूरे विश्व की जो मानव जातियां हैं उनका वर्गीकरण किया था वो 3 वर्गों में किया था। पहला था काकेसाइड जो कि श्वेत प्रजाति या ल्यूकोडर्म प्रकार की थी। जो मंगोलाइड है वो पीली प्रजाति की थी, मतलब उनकी त्वचा का रंग पीला था, जिन्हों कैथोडर्म कहते हैं। और जो है निग्रोइड मतलब काली चमड़ी वाले लोग, जिन्हें मेलोडर्म कहते हैं। और जो हैडन महोदय, जैसा कि हमने आप पहले प्रश्न पूछा कि हैडन और हक्सले महोदय ने बालों के रंग और उनकी बनावट के आधार पर प्रजातियों का वर्गीकरण किया था। तो आपको याद रखना कि त्वचा के रंग के आधार पर कुवियर ने किया था और हैडन और हक्सले ने बालों की रंग और बनावट के आधार पर विश्व की प्रजातियों का वर्गीकरण किया था। अगला प्रश्न है कि किसे मिलता है, क्या, कहां, कैसे? यह आधारभूत बिंदु है मानववादी भूगोल का, कल्याणकारी भूगोल का, प्रादेशिक भूगोल का और क्रमबद्ध भूगोल का। तो यह है आपका वेलफेयर ज्योग्राफी की एक अप्रोच है और ये जो दिया था सिद्धांत, ये दिया था स्मिथ महोदय ने। ठीक है, और इसकी जो परिकल्पना आई थी 1970 में आई थी। अगला जो प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना। एक तरफ जनजातियां दी हुई हैं, दूसरी तरफ किन क्षेत्रों में जनजातियां पाई जाती हैं वो दिया हुआ है। तो एस्किमो आप सभी लोगों को मालूम है कि ये जो है जो स्कैंडिनेविया क्षेत्र है वहां पे मिलती है। ये आपका सही है कि नहीं सही है? अब आपको यहाँ पे क्या करना है, सोचना है कि एस्किमो वहां मिलते हैं कि नहीं। नहीं, आपका जो एस्किमो है वो कनाडा में है। जो लैप्स हैं, लैप्स आपकी स्कैंडिनेविया क्षेत्र में पाई जाती है
और जो मसाई है वो आपका पूर्वी अफ्रीका में हो गया, और जो पिग्मी है वो आपका कांगो बेसिन में है। तो आपको एस्किमो और जो लैप्स पाई जाती है उनमें कंफ्यूज नहीं होना है। एस्किमो जो है आपका कहाँ मिलती है, कनाडा में मिलती है। लैप्स आपकी जो है स्कैंडिनेविया हो गया, मसाई आपका पूर्वी अफ्रीका हो गया, और पिग्मी आपका जो है कांगो बेसिन हो गया। ठीक है, तो आप सीक्वेंस से लगा देंगे। आपका ए का ए हो जाएगा ए, उसके बाद आपका जो है सी, सी के बाद बी, बी के बाद डी, मतलब ए नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो आप इसको मिला लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति पशुचारण से संबंधित है। ऑप्शन दिए हुए मसाई जनजाति, एस्किमो जनजाति, बुशमैन और पिग्मी जनजाति। तो जो संबंधित है पशुचारण से वो है आपकी कौन सी, मसाई जनजाति, जो कि पूर्वी अफ्रीकी प्रदेशों में पाई जाती है। अब पूर्वी अफ्रीकी प्रदेशों में कौन कौन से देश हैं जहां भी मसाई जनजाति पाई जाती है, वो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना है। ठीक है, वो आपको मुझे बताना है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो हम लोग देख लेते हैं। क्या पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अपकिरण की सापेक्ष माप है। ठीक है, अब ऑप्शन दिए हुए हैं कि माध्य विचलन, चतुर्थक विचलन, विचरण गुणांक और मानक विचलन। तो जो ये है इसका उत्तर है वो है विचरण गुणांक। समझ रहे हैं। तो अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो पूछा गया है कि क्षेत्रीय विस्तार की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा है। ऑप्शन दिए हुए हैं सांस्कृतिक परिमंडल, सांस्कृतिक प्रदेश, सांस्कृतिक विश्व और सांस्कृतिक अर्थ। तो जो सांस्कृतिक अर्थ है वो जो चारों दिए हैं उनके स्केल के आधार पर सबसे छोटा भाग है, जहां से संस्कृतियों का जन्म होता है और वहां से पूरी संस्कृतियों का विकास होता है। जबकि जो सबसे बड़ा है वो आपका परिमंडल है कि नहीं। तो आपको क्या करना है, ये एक इनका जो है सीक्वेंस है कि जो है सबसे बड़ा जो है क्या है मतलब पूरा सांस्कृतिक जो है मंडल है, उसके बाद परिमंडल है, फिर सांस्कृतिक प्रदेश है। इस तरह से जो है विभाजन किया गया है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। और आपको बताते चले कि इस आधार पे जो है जो विभाजन किया गया है वो थॉमस और स्पेंसर से जुड़े हुए थे। निफेन, ब्रोएक और विटलेसी इत्यादि लोग जो है जुड़े हुए थे इससे। अब जो है इस वीडियो का जो अंतिम प्रश्न है वो पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस प्रजाति ने कांस्य संस्कृत का सूत्रपात किया और सिंधु घाटी सभ्यता को विकसित किया। ऑप्शन दिए हुए निग्रिटो, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, भूमध्य सागरी और नार्डिक। तो जो कांस्य सभ्यता है उसका जो विकास किया था वो किया था भूमध्य सागरी प्रजाति ने। अब आपको बताते चले कि जो आपका कांस्य संस्कृत है या फिर जो सिंधु घाटी की सभ्यता है उसको जो विकसित किया था वो भूमध्य सागरी प्रजाति ने किया, ये आपको मालूम है। ठीक है, और ये जो है काकेशियस जो प्रजाति है उसका एक पार्ट थी। और इनकी जो प्रमुख शारीरिक विशेषताएं हैं उनका था कि औसत कद होता है, लंबा चेहरा होते हैं, पतले होंठ होते हैं, ठीक है, सीधा ललाट होता है, काली या भूरे बाल होते हैं, शरीर पर साधारण बाल होते हैं, भूरा एवं गेहुआ रंग होता है। ठीक है, और आपको बताते चले कि जो मेडिटेरियन प्रजाति है या भूमध्य सागरी प्रजाति है इसकी 3 उप प्रजातियां भी हैं। कौन कौन सी हैं? वास्तविक जो है आपकी भूमध्य सागरी प्रजाति है, अटलांटो मेडिटेरियन प्रजाति है या ईरानी अफगानी प्रजाति है। ठीक है, और इनका जो नामकरण पड़ा है वो भूमध्य सागर के चारों ओर विस्तृत होने के कारण पड़ा है। तो उम्मीद है कि जो यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी 2014 का पेपर था ये काफी हद तक बहुत अच्छा था पीजीटी और टीजीटी के मुकाबले। तो ये उम्मीद है कि जो भी आपको 70 प्रश्न तैयार कराए गए उन 70 प्रश्नों से कम 140 प्रश्न और एक्स्ट्रा तैयार हुए, मतलब कुल मिला के हमने 200 प्रश्न इससे तैयार कर लिए। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको आप कमेंट बॉक्स में जरूर पोस्ट करिए। जहां भी आपको डाउट हो वो आप पूछ सकते हैं, मैं अवेलेबल रहूंगा, आपको जो है उसका रिप्लाई करूंगा। लेकिन अगर आप अपने दोस्त जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं ज्योग्राफी सब्जेक्ट लेकर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, उनको जरूर वीडियो शेयर कीजिए क्योंकि ये सभी जो क्वेश्चंस हैं उनके लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे। धन्यवाद।